नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में, हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज हम बिहार के चुनावी घमासान की तह में उतरेंगे, जहां एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल है। प्रशांत किशोर ने मैदान छोड़ दिया है और मतदाता सूची से लाखों महिलाएं रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं। इसके साथ ही बात करेंगे दिल्ली के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हुए गैंगरेप के सनसनीखेज मामले की और वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग के विश्लेषण की, जो बताते हैं कि दलितों पर हो रहे हमले एक खतरनाक राजनीतिक पैटर्न का हिस्सा हैं। साथ ही देश विदेश की और भी कई अहम खबरें हैं आज के हरकारा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात बिहार चुनाव की। यहाँ की सियासत हर रोज एक नया मोड़ ले रही है। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंदरूनी कलह और असंतोष सतह पर आ गया है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन भूमि सुधार और महिला सुरक्षा जैसे अहम वादों के साथ अपने घोषणापत्र को अंतिम रूप देने में जुटा है। इस चुनावी गहमागहमी के बीच नए राजनीतिक खिलाड़ी प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव न लड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि वो 6 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मंगलवार को जन स्वराज पार्टी ने राघोपुर सीट से चंचल सिंह को अपना उम्मीदवार बना दिया। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत किशोर ने कहा, पार्टी ने फैसला किया है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैं चुनावी रणनीति और पार्टी के समर्थन आधार को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो चुनाव लड़ते तो उनका ध्यान संगठन के जरूरी कामों से भटक जाता। अपनी पार्टी की चुनावी संभावनाओं के बारे में किशोर ने कहा कि पार्टी या तो शानदार जीत हासिल करेगी या फिर करारी हार। उन्होंने कहा, मुझे 10 से कम या 150 से अधिक सीटों की उम्मीद है, बीच में कुछ भी होने की कोई संभावना नहीं है। किशोर के इस फैसले पर विपक्षी दलों ने तंज कसा है। आरजेडी ने कहा कि किशोर ने युद्ध के मैदान में जाने से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। वहीं बीजेपी ने कहा कि चुनाव से पहले ही किशोर का बुलबुला फूट गया। बिहार की राजनीति में एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है मतदाता सूची में लिंगानुपात की गिरावट को लेकर। 2024 के आम चुनावों में बिहार में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला था। इसके पीछे एक वजह यह मानी गई थी कि बड़ी संख्या में पुरुष वोटर काम के लिए राज्य से बाहर रहते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने प्रवासियों के नाम हटाने के लिए एक विशेष गहन पुनरीक्षण यानी अभियान चलाया। उम्मीद थी कि इससे पुरुष मतदाताओं की संख्या घटेगी और लिंगानुपात सुधरेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अंतिम सूची में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 907 महिलाओं से घटकर 892 पर आ गया है। आंकड़े बताते हैं कि जिन सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले थे, वहीं से महिलाओं के नाम ज्यादा काटे गए हैं। जैसे गोपालगंज में, जहां हर 1000 पुरुषों पर 1218 महिलाओं ने वोट दिया, वहां लिंगानुपात में 8.38% की भारी कमी आई। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि महिलाओं के नाम शादी के बाद दूसरे राज्यों में चले जाने की वजह से हटाए गए होंगे। लेकिन जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि काम के लिए प्रवास करने वाले पुरुषों की संख्या शादी के कारण प्रवास करने वाली महिलाओं से कहीं ज्यादा है। कुल मिलाकर इस अभियान के बाद बिहार की मतदाता सूची से 47 लाख वोटर हटा दिए गए, जिनमें एक बड़ी संख्या महिलाओं की है। ये बिहार की चुनावी प्रक्रिया और महिलाओं के मतदान के अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब बात करते हैं बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन की, जहां सीट बंटवारे के ऐलान के 2 दिन बाद ही दरारें दिखने लगी हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जैसे छोटे सहयोगियों ने खुले तौर पर अपनी नाराजगी जताई है। विवाद का मुख्य कारण चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई 29 सीटें हैं। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार सुबह आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। बाद में दिल्ली पहुंचकर उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सोमवार को घोषित फॉर्मूले के तहत बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर, चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर, जबकि मांझी और कुशवाहा की पार्टियां 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। पासवान को ज्यादा सीटें मिलने से जेडीयू के नेता भी नाराज हैं। भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय कुमार मंडल ने तो इस्तीफे तक की पेशकश कर दी। हालांकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने किसी भी मतभेद से इनकार किया है।
लेकिन साफ है कि गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उधर विपक्षी महागठबंधन अपने घोषणापत्र को अंतिम रूप देने में लगा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार इसमें भूमि सुधार और बलात्कार पीड़ितों के लिए कानून बनाने जैसे बड़े वादे शामिल हो सकते हैं। महागठबंधन नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में बनेगी बंदोपाध्याय आयोग की भूमि सुधार सिफारिशों को लागू करने का वादा कर सकता है। साथ ही घोषणापत्र में बलात्कार पीड़ितों की मदद के लिए एक नया कानून बनाने का भी वादा हो सकता है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मुताबिक इस कानून के तहत पीड़िता को 24 घंटे के भीतर मेडिकल रिपोर्ट दी जाएगी और यह रिपोर्ट सबसे पहले पीड़िता की संपत्ति मानी जाएगी। इसके अलावा ओबीसी और अन्य वंचित वर्गों के छात्रों के लिए डिग्री कॉलेज और छात्रावास स्थापित करने जैसे वादों पर भी आम सहमति बनी है। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वामपंथी उग्रवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या घटकर अब सिर्फ 3 रह गई है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि अब सिर्फ छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ही सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की श्रेणी में हैं। मंत्रालय के मुताबिक माओवाद से प्रभावित जिलों की कुल संख्या भी 18 से घटकर 11 हो गई है। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक माओवादी खतरे को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इस साल सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 312 एलडब्ल्यूई कैडरों को मार गिराया गया है। राजधानी दिल्ली से एक बेहद शर्मनाक और परेशान करने वाली खबर है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की एक 18 वर्षीय छात्रा की शिकायत पर गैंग रेप का मामला दर्ज किया है। एफआईआर में लड़की ने चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उसने बताया है कि उसे मॉर्फ की गई अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था और धमकियां दी जा रही थीं। बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा का आरोप है कि रविवार शाम को कैंपस के अंदर 4 अज्ञात लोगों ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। एफआईआर के मुताबिक हमलावरों ने उसे एक खाली कमरे में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की और उसके मुंह में एक गोली डालने की भी कोशिश की, जिसे उसने गर्भपात की गोली बताया। पीड़िता ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि हॉस्टल इंचार्ज ने उसकी बात को खारिज कर दिया और उसे नहाकर कपड़े बदलने की सलाह दी। आखिरकार सोमवार दोपहर पीड़िता के एक दोस्त ने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ। असम के बक्सा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में गिरफ्तार 5 लोगों को ले जा रहे काफिले पर भीड़ ने पत्थर फेंक दिए। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ये घटना बुधवार दोपहर को हुई। इन 5 लोगों में गर्ग के चचेरे भाई और पुलिस अधिकारी संदीपान गर्ग भी शामिल हैं। अदालत ने उनकी सुरक्षा पर चिंता जताते हुए उन्हें बक्सा की एक नई जेल में भेजने का फैसला किया था। लेकिन जब काफिला जेल पहुंच रहा था तो गुस्साई भीड़ ने उन पर पथराव कर दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर के एक सरकारी कॉलेज में मंगलवार को एक युवा उत्सव के दौरान शर्मनाक घटना सामने आई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़े 4 छात्रों पर कपड़े बदलते समय छात्राओं के फोटो और वीडियो बनाने का आरोप है। छात्राओं की शिकायत के बाद जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो चारों छात्र हरकत करते नजर आए। इसके बाद कॉलेज के प्राचार्य ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर एबीवीपी के 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथा फरार है। हाल के दिनों में दलित समुदाय के खिलाफ हुई 3 बड़ी और भयावह घटनाओं ने देश में एक बार फिर जातीय उत्पीड़न और हिंसा के मुद्दे को बहस के केंद्र में ला दिया है। क्या ये घटनाएं अलग अलग हैं या इनके पीछे कोई खतरनाक राजनीतिक पैटर्न छिपा है? इसी पर बात की वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने हरकारा डीप डाइव में। श्रवण गर्ग ने एक ही सप्ताह के भीतर हुई 3 प्रमुख घटनाओं पर जोर दिया। पहली, 1 अक्टूबर को रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि नाम के दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या। दूसरी, 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंका जाना। और तीसरी, 7 अक्टूबर को हरियाणा में वरिष्ठ आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार का जातिगत प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करना। श्रवण गर्ग इन तीनों घटनाओं को एक अन्याय का त्रिकोण के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि ये दलितों के लिए न्याय के पूरे तंत्र पर हमला है। एक तरफ आम दलित नागरिक की हत्या होती है, दूसरी तरफ जांच करने वाला पुलिस अफसर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है और तीसरी तरफ न्याय देने वाले जज पर ही हमला हो जाता है। गर्ग का मानना है कि सत्ता के साथ खड़े लोगों को कुछ भी करने की छूट मिल गई है, जिसका निशाना मुख्य रूप से अल्पसंख्यक और दलित बन रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि जहां एक तरफ दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, वहीं भाजपा के कई प्रमुख सहयोगी दल और नेता जैसे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, जो खुद दलित या पिछड़े समुदायों से आते हैं, इन मुद्दों पर चुप हैं। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म ने दलितों को सामाजिक और आर्थिक विकास दोनों से वंचित रखा है।
द वायर में प्रकाशित सुहास भस्मे के लेख के अनुसार अंबेडकर का मानना था कि बौद्ध धर्म अपनाने से दलित अपमान और असमानता से बच सकते हैं। महाराष्ट्र में, जहां आज लगभग 65 लाख बौद्ध हैं, इस धर्म परिवर्तन ने गौरव और सशक्तिकरण की भावना को बढ़ाने में सकारात्मक योगदान दिया है। आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में बौद्धों की साक्षरता दर राज्य के औसत से ज़्यादा है। उन्होंने पारंपरिक जाति आधारित व्यवसायों को छोड़कर शिक्षा और आरक्षण नीतियों के लाभ से बेहतर पद हासिल किए हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि धर्म परिवर्तन के बावजूद भेदभाव और गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन यह मानना भी जरूरी है कि धर्म परिवर्तन की सभी सीमाओं के बावजूद इसने महाराष्ट्र में दलितों के सामाजिक अस्तित्व के मायने को काफ़ी हद तक बदल दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसे लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा तैयार किए गए नोट्स को उनकी पत्नी के साथ साझा करने पर कोई आपत्ति नहीं है। वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में हैं और उन्होंने अपनी हिरासत को चुनौती दी है। उधर 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परंपरा के अनुसार इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसका गठन ही नहीं किया है। अमेरिका भारत संबंधों पर एक प्रमुख विशेषज्ञ एशले टेलिस को राष्ट्रीय रक्षा जानकारी को अवैध रूप से अपने पास रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उनके घर से 1000 से ज़्यादा गोपनीय दस्तावेज मिले हैं और दिल्ली के महरौली में स्थित 12वीं सदी का स्मारक किला राय पिथौरा अब भगवान बुद्ध के पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी का केंद्र बनेगा। करीब 130 साल पहले खुदाई में मिले इन अवशेषों को पहली बार यहां प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तराखंड की मुस्कान शर्मा ने उन पुरुषों का डटकर सामना किया जिन्होंने उनके कपड़ों को लेकर उन्हें धमकाने की कोशिश की थी, और फिर उन्होंने लोगों का दिल और मिस ऋषिकेश 2025 का खिताब दोनों जीत लिया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार प्रतियोगिता से एक दिन पहले एक हिंदू संगठन के नेता ने रिहर्सल में घुसकर प्रतियोगियों के पश्चिमी परिधानों पर आपत्ति जताई, लेकिन 23 वर्षीय मुस्कान ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और कहा, अगर आपको चुनने का अधिकार है तो हमें भी है। अगले दिन उन्होंने ताज जीता। मुस्कान कहती है कि यह एक दोहरी जीत जैसा महसूस हुआ। आज के लिए बस इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी जरूर भेजें। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक में। नमस्कार। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।